नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ श्री। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां एबीपी नेटवर्क के मंच आइडियाज ऑफ इंडिया में बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं। होने में योगी की सरकार बहुत तत्पर है एंड दैट वे आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपको अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं है जी। तो यूपी में आज काम करना पहले की तुलना में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, आप एंटरप्रेन्योर बने ऐसे ज़माने में जब ये कैच फ्रेज नहीं था। आजकल हम देखते हैं कि भारत का चाहे कोई भी कोना हो, एंटरप्रेन्योरशिप एक बज़वर्ड एक तरह से बन गया है। तो आपको लगता है ये बदलाव किस वजह से आया है, और क्या सब लोग बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, सब लोग बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ भी करने के लिए आप बिजनेस करें या कोई भी फील्ड चुनें, सक्सेस के लिए जो ज़रूरी है आपका डेडिकेशन। आप अपने आप को उस काम में कितना डेडिकेट करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस काम को कितना एंजॉय करते हैं। आप जब तक अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, आप अपना 100% उसमें दे नहीं पाएंगे, और जब तक 100% दे नहीं पाएंगे तब तक सक्सेस भी आप इंश्योर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो जो ऐसा कोई किसी का कॉपीराइट नहीं है कि हम कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते, एवरीवन कैन डू, बट जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं ये उनमें होने चाहिए, उनके अंदर ऐसा इरादा होना चाहिए, वो अपने आप को उसके लिए समर्पित कर सकें तो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में कई स्केल पर, डिफरेंट स्केल्स पर हम देखते हैं कि फैमिली बिजनेसेस चलते हैं, लेगेसी बिजनेसेस। आपका भी एक लेगेसी बिजनेस है। जब घर वालों के साथ काम किया जाता है और कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, तो उससे आप कैसे मैनेज करते हैं ताकि चाहे डिनर टेबल हो या ऑफिस हो, वहाँ गड़बड़ ना हो? नहीं, डिसएग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी देयर, बट डिसएग्रीमेंट में आपको दूसरे की बात सुन के, अगर वो लॉजिकल है, रीजनेबल है, तो उससे एग्री होने में आपको कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली सम टाइम क्या होता है, हमारा ईगो जो है वो इस बात के लिए अलाउ नहीं करता है कि नहीं हम उसकी बात क्यों सुने, या हम ही सही हैं। तो इस साइकोलॉजी के अगर आप बाहर हैं, देन डिसएग्रीमेंट तो कोई इशू ही नहीं है। डिसएग्रीमेंट से एक कन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन से कुछ अच्छी ही चीज़ें निकल के आ पाती है। आप हमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि किसी बात पे आपकी और नेक्स्ट जनरेशन की खटपट हुई हो और आपने कैसे उसे मैनेज किया? नहीं, खटपट तो नहीं होती है। अच्छा। सम टाइम डिफरेंस ऑफ व्यूज हो सकते हैं जी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये मान लेते हैं कि ये लोग मुझसे बेटर कर सकते हैं। आपका बड़ापन है फिर। आज की जनरेशन दे कैन डू बेटर देन मी। हमारा एक अपना एक्सपोजर था जिसके साथ हम यहाँ तक आए, उनका एक अपना एक्सपोजर है जिससे वो यहाँ से आगे जाने वाले हैं। जी। तो आने वाला टाइम जब उनका है तो आई मस्ट रिस्पेक्ट देयर आइडियाज़ एंड देयर व्यूज़। और फिर उसके साथ अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जो डिसीजन आगे चल के गलत साबित होते हैं तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। ज़रूरी चीज़ ये है कि निर्णय हों। जब 100 निर्णय होंगे, गलत होंगे 2, 4, 10, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, रादर देन कि निर्णय ही ना हो, या आप कन्फ्लिक्ट में ऐसा उलझ जाएं कि कोई डिसीजन ही ना आप ले पाएँ या डिसीजन होने ना दें। जी। ये स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं है। रादर देन डिसएग्रीमेंट शुड ऑलवेज बी वेलकम, डिस्कस्ड एंड शुड बी रिजॉल्व, और तो उसमें कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जी। तो जो अब बिजनेस की नेक्स्ट जनरेशन है, जो आप कह रहे हैं अवेयर है, जानते हैं, उनको आप किस तरह से ग्रूम कर रहे हैं बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए? और ये भी पूछना चाहूँगी कि एक तरह से हम देखते हैं कि जब डिसएग्रीमेंट होता है तो लोग डर जाते हैं, तो आप कैसे इनकरेज करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स जो है आपकी कंपनी की, उसको कैसे ग्रूम किया जाए? देखिए, हम लोग बहुत हार्डशिप में थे 80s में जब हमने काम शुरू किया, तो ये गुण मुझको मेरे पिताजी से मिला। इतनी दिक्कतों के बावजूद ही वो उन्होंने मुझे हमेशा निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी, तो जिसकी वजह से वो एक अंदर, मेरे अंदर भी ये है कि ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब तक आप किसी को डिसीजन लेने नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, तो आप एक्सपेक्ट कैसे करेंगे कि आगे की चीज़ें वो चला पाएंगे? जी। तो
उस पर ज़्यादातर जो मैंने अनुभव किया है कि लोगों का एक इशू ये हो जाता है कि अगर ये डिसीजन गड़बड़ हुआ तो डिसीजन तो होंगे ही अच्छे और बुरे के लिए। चौबीस का चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करेगा, ये तो आप जानते ही। वक्त कम है और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारियां करने में जुटा हुआ है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य सबसे बड़ा है। 400 प्लस का नारा बीजेपी ने क्यों गढ़ा और कैसे यूपी से 80 की 80 सीटें जीतकर इस नारे को साकार किया जाएगा, इसकी तैयारी में मोदी जुटे हुए हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से मोदी ने यूपी में 24 के चुनावी संग्राम का आगाज कर दिया। तो वहीं विपक्षी गठबंधन जो मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बना, क्या वो चुनाव आते आते साथ बना रहेगा? क्योंकि जुड़ना, टूटना और बिखरना अब तक ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इन्हीं खबरों पर विस्तार से बात हम करेंगे। सियासी गुणा भाग क्या है वो जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ हमारे 3 वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ गए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे हर एक खबर पर और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की स्टोरी क्या है। हमारे साथ नीरज पांडे वाराणसी से जुड़ रहे हैं और जैनेंद्र कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव होंगे हमें तमाम अपडेट देने के लिए, और साथ ही अभिषेक उपाध्याय भी हमें हर एक जानकारी देंगे। सभी सहयोगियों का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर क्या है इन तमाम खबरों से जुड़ी हुई। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी में भव्य रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल को 13,000 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री ने दी है। विपक्ष पर प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अटैक किया, बोले जात पात के नाम पर समाज को बांट रहे हैं विपक्ष वाले। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भव्य रोड शो और इसमें कई सौगात, 13,000 करोड़ की सौगात पूर्वांचल के लोगों के लिए। साथ ही विपक्ष पर किस तरीके से प्रधानमंत्री ने डायरेक्ट अटैक किया, हमला बोला, बोले कि जात पात के नाम पर लोगों को बांटने का काम विपक्ष कर रहा है। सुनवाते हैं आप। आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हमें इन लोगों से इस तरह की सोच से सावधान रहना है। तो 13,000 करोड़ की सौगात पूर्वांचल को और साथ ही किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी आपने सुना। अब मैं सीधे अभिषेक आपके पास आती हूं, क्योंकि कहते हैं कि बीजेपी से बड़ी चुनावी तैयारी कोई नहीं कर पाता और ये हमने देखा भी है कि कैसे माइक्रो लेवल पर वो अपना मैनेजमेंट भी करते हैं और चुनावी तैयारियां भी करते हैं। और आज प्रधानमंत्री का ये चाहे रोड शो हो, चाहे ये तमाम सौगातें हो, ये उसी दिशा में। बिल्कुल, और देखिए बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका टारगेट है 80 में 80, और जो 2014 में उन्होंने जीता था और उसके बाद 2019 में जो गैप हुआ था, उस गैप को भी बीजेपी इस बार पूरा फिनिश करने की कोशिश में कि वो गैप खत्म हो। आपको याद होगा पिछली बार जो 10 सीटें जीती थी बीएसपी ने, 5 समाजवादी पार्टी ने, 1 कांग्रेस ने, ये जो उनके हिस्से गई थी इस पर भी निगाह है। और इसीलिए हमारी जानकारी ये भी है शिरीन की बीजेपी ने हारी हुई सीटों पर पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, अपने उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं और जल्दी ही उसे डिक्लेयर भी कर दिया जाएगा। बूथ लेवल तक वहां पर जो पूरा सिस्टम है उसको सक्रिय कर दिया गया है। उन सीटों पर बीजेपी के कद्दावर नेताओं की रैलियां, रोड शो ये भी फिक्स कर लिए गए हैं। शिरीन, बिल्कुल, यानी पिछली बार जहां कमी रही थी उन तमाम कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि 80 का टारगेट इस बार रखा गया। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल काशी के युवाओं का अपमान करते हैं, राहुल जनता पर भड़ास निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी की सभी 80 सीटें एनडीए जीतेगा। यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं?
मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। तो जिनके अपने होश ठिकाने नहीं, वो यूपी के नौजवानों को नशेड़ी कह रहे हैं। मैं नीरज आपके पास आती हूं। भव्य रोड शो, लेकिन ये जो बयान प्रधानमंत्री ने आज दिया है इस दौरान, इसके पीछे का मैसेज क्या है? देखिए, इसके पीछे का मैसेज मिशन 80 है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सीधा मैसेज दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जीतने जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर, देखिए 2019 और 2024 में बहुत बेसिक डिफरेंस। 2019 में इसलिए कि 2019 में दोनों बड़ी पार्टियां सपा और बसपा दोनों एक साथ चुनाव लड़ रही थी और ये माना जा रहा था कि 50% से ज्यादा वोट बैंक की लड़ाई हो रही है। वहां भारतीय जनता पार्टी ने जब ये गठबंधन हुआ था तो उसी समय 51% की लड़ाई शुरू कर दी थी, यानी तैयारी शुरू कर दी थी। और बाद में आपने देखा रिजल्ट भी 65 और 15 का रहा, यानी 65 भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 15 समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से 51% की वोट बैंक की लड़ाई पहले दिन से हर सीट पर लड़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीकरण तय करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है नीरज, मैं आपसे आगे भी बात करूंगी, इस पर आप रहिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लेकर, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी ने यूपी की पहली लिस्ट फाइनल कर दी है। अधिसूचना से पहले ही पहली लिस्ट आ जाएगी। चुनौती वाली सीटों की लिस्ट जारी करेगी बीजेपी। 3 लेयर सर्वे हुआ जिसके बाद ये लिस्ट फाइनल की गई है। तो अब जल्द से जल्द अधिसूचना से पहले ही पहली लिस्ट सामने आएगी। तो देखिए, जैसा पहले ही बीजेपी कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो ये 400 का आंकड़ा पार करना है। उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें, ये होगा कैसे मुमकिन? कैसे लाएगी बीजेपी? तो आपको जरा ये फॉर्मूला क्या है और आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये हम जरा आपको यहां समझाने की कोशिश करते हैं। 2019 का फैक्टर आप समझिए। रामपुर, अमेठी, आजमगढ़ में जीत। एसपी कांग्रेस के गढ़ पे पूरी तरह कब्जा किया था। हालांकि रामपुर और आजमगढ़ की बात करें तो उपचुनाव के नतीजे सामने आए थे। 2024 में लक्ष्य क्या है? मैनपुरी, रायबरेली पर नजर है। दोनों सीटें जीतने पर जोर रहेगा, यानी चुनौतियां जहां पर है वहां फोकस ज्यादा है। हारी हुई सीटों पर फोकस है। जहां हारे उनकी समीक्षा, जातीय धार्मिक समीकरण साधा जाएगा। कोई भी समीकरण जो है वो किस तरीके से साधा जाएगा, बूथ स्तर पर मजबूती कैसे लाई जाएगी। 1 लाख बूथों पर अच्छी पकड़ है, 75,000 बूथों पर कमजोर, 40,000 बूथ अल्पसंख्यक बहुल हैं, 35,000 बूथ पर टक्कर की लड़ाई है। और इन बूथों पर सेंधमारी की पूरी प्लानिंग बीजेपी ने की है। आगे देखिए, इन वोटर्स पर नजर। कौन से? यादव, जाटव, मुस्लिम। अलग अलग नेताओं को इसके लिए जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि आप इनके बीच रहिए और इन्हें साधने की पूरी कोशिश कीजिए। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, यादव, जाटव और मुस्लिम, जिस पर बीजेपी की निगाह है। और इसीलिए माइक्रो लेवल पर इसे लेकर बातचीत की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, ताकि 80 में 80 सीटें जीतने का जो ये लक्ष्य है ये पूरा हो सके। अभिषेक, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें? देखिए, कुछ चीजें इस बीच में चेंज हुई हैं जिन पे भी हमें ध्यान देना होगा। जो नीरज कह रहे थे वो बहुत ही सटीक बात है कि 2019 से 24 में बहुत कुछ हालात बदले हैं। मैं आपको 2 सीट का एग्जांपल दूं, आजमगढ़ का दूं और रामपुर का दूं, जहां उपचुनाव में बीजेपी जीती है। जबकि ये वो सीटें हैं जो कि विपक्ष का गढ़ हुआ करती थी। खासतौर पर रामपुर की सीट, आजमगढ़ में जिस तरह से लड़ाई थी, वहां से अखिलेश यादव चुनाव जीत चुके हैं। तो ये बीजेपी ने ली है इस उन उपचुनाव में। और इसके अलावा जो बाकी की सीटें हैं, जिन 15 की मैं बात कर रहा था, जो विपक्ष के
खेमे में गई थी, उन पर जो है पूरी तरह से व्यू रचना है। मैं एक मुरादाबाद सीट की आपसे बात कर रहा हूं। मुरादाबाद की सीट जो कि समाजवादी पार्टी के पास है, उसको लेकर के बीजेपी ने जो अपनी व्यू रचना तैयार की है और जिस तरह से उसको पश्चिम में आरएलडी का साथ मिल रहा है, एक एक ऐसी सीटों पर बाकायदा उम्मीदवार फाइनल कर लिए गए हैं। उनका जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा और किस तरह से वहां प्रचार कराना है, सहयोगी दलों में किसका वहां पर समर्थन लेना है, जाति फैक्टर क्या है, ये सब कुछ पर विचार फाइनल हो चुका है। जी ठीक है, यानी जातीय धार्मिक सभी समीकरण जो हैं वो तय किए जाएंगे, साधने की पूरी कोशिश है। एक और बड़ी खबर आ रही है और ये लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। फरवरी के अंत तक बीजेपी की पहली लिस्ट संभव है कि सामने आ जाए। पहली लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम होंगे, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और ऐसा भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि हारी हुई सीटों पर पहली लिस्ट में ऐलान किया जाएगा, यानी कि जो पिछली बार हारी थी जो सीटें, उनका जिक्र जो है वो पहली लिस्ट में होगा, ऐलान किया जाएगा। नीरज, क्या और जानकारी? पहली लिस्ट की पूरी तैयारी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सीटें हारी थी उन सीटों में पहली लिस्ट में उनका ऐलान किया जाएगा। देखिए श्रीन, भारतीय जनता पार्टी ने करीब 1.5 साल पहले ही देश भर की करीब 160 ऐसी सीटें हैं चिन्हित की थी, जहां या तो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में जीत नहीं पाई थी, या उन सीटों में 2019 या 2014 में कभी जीती थी लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन से रह गई थी। ऐसी सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने ग्रे लिस्ट में डाला था कि इन लिस्टों पर, इन सीटों पर काम करना, और इसके लिए बाकायदा केंद्र से सीनियर लीडर्स की एक टीम बनाई गई थी और क्लस्टर प्रभारी तैनात किए गए थे। इन्हीं में से करीब 100 ऐसी सीटें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित कर लिया है और माना यह जा रहा है कि फरवरी के अंत तक, यानी कि इसी महीने में किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी उन 100 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इससे पहले आपने देखा तो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है विधानसभा चुनाव में और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा माना जा रहा था कि इसमें सीटें कम मिलेंगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, तीनों राज्यों में भाजपा ने सीटें भी अच्छी जीती और उसका फायदा ये रहा कि तीनों राज्यों में सरकार भी कमोबेश। उसी तरह लोकसभा चुनाव में भी भाजपा लोकसभा सीटों में 100 सीटें करीब ऐसी हैं जो अधिसूचना से पहले ही जारी कर देना चाहती है। ठीक है, तो और उसकी योजना तैयारी हो रही है। बहुत जी, आप इस पर नजर रखिएगा। नीरज, आगे भी आपसे इस पर बात होगी। और अब आपको इंडिया गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। देखिए, ममता बनर्जी को मनाने में जुटी है कांग्रेस। टीएमसी में फिर से बात हुई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर यह बातचीत हुई है। कांग्रेस ने टीएमसी से संपर्क किया। बंगाल में 37-5 का फॉर्मूला संभव है, तो बंगाल में अब कोशिश की जा रही है कि इस फॉर्मूले पर बात संभव हो जाए। लेकिन आइए जल्दी से आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि आखिर कैसे बनेगी बात। ये फॉर्मूला पश्चिम बंगाल के लिए कुल सीटें 42 है, टीएमसी 37 और कांग्रेस 5, यानी कि 37 और 5 का फॉर्मूला जो है वो रखा जा सकता है। ममता की डिमांड क्या है? मेघालय में 1 सीट और असम में 2 सीट, 1 पर समझौता संभव है। तो ये फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूले पर आगे कितनी बात बढ़ी? जैनेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, क्या बात बनती हुई दिख रही है या अभी भी पेच फंसा हुआ है? देखिए, पेच तो फंसा ही हुआ है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, जैसा आपने बताया दर्शकों को, कि कम से कम 5 सीटें मांग रही है। 2 सीटों पर फिलहाल उसके लोकसभा सांसद हैं और उन दोनों के अलावा 3 और सीटें कांग्रेस मांग रही है टीएमसी से। हालांकि ममता बनर्जी ने शुरुआती तौर पर कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया था और कहा था कि कांग्रेस को वो 2 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस के लेफ्ट के साथ जो रिश्ते हैं बंगाल में, और इसके अलावा बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, उनके जो बयान होते हैं उनसे भी काफी खफा रहती है। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस के प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया था शुरुआत में। इसके बाद बातचीत टूट गई थी, लेकिन अब सूत्रों ने बताया है कि एक बार फिर कांग्रेस नेतृत्व और टीएमसी नेतृत्व एक दूसरे के संपर्क में आए हैं और इस बार जो गठबंधन का नया फॉर्मूला है। लेकिन ये बातचीत कहां तक आगे बढ़ेगी, कितनी बात बनेगी, फिलहाल तो अभी एक सवाल ही। और देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन में बात चल रही है और अब ये बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी सीटों पर आगे बढ़ी है बात। राहुल ने शरद पवार से फोन पर बात की है, उद्धव ठाकरे से भी फोन पर बात हुई है। सीट शेयरिंग का मुद्दा जल्द सुलझाने पर चर्चा लगातार की जा रही है और संभवतः जल्द ही ये फॉर्मूला जो है वो तय भी हो जाएगा, सहमति बन जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र में कैसे बनेगी बात, कैसे बढ़ेगा इंडिया गठबंधन, आपको यहां समझाने की कोशिश करते थे। कुल सीटें कितनी? 48 हैं।
सहमति 39 सीटों पर, पेच जो फंसा हुआ है वो 9 सीटें हैं जिस पर बात नहीं बन पा रही है। मुंबई में कहां अड़ी है कांग्रेस? 6 में से 3 सीटों पर लड़ने की चाहत है। मुंबई दक्षिण मध्य सीट है, मुंबई उत्तर मध्य सीट है और मुंबई उत्तर पश्चिम सीट है जहां पर जो पेच फंसा हुआ है। उद्धव ठाकरे क्या चाहते हैं? 18 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुंबई की 4 सीटों पर उनका दावा है, मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, जिस पर दावेदारी उद्धव ठाकरे जो है वो जता रहे हैं। और अब ये कैसे मुमकिन होगा, अभी इसे समझने के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं नीरज का। नीरज हमें समझाएंगे। नीरज, उद्धव फिलहाल तो एक प्रश्न बने हुए हैं, लेकिन क्या वो घर वापसी कर सकते हैं? संभव है ऐसा? मर जाऊंगा, मरना मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना मंजूर नहीं है। वो आ गए, फिर से सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो राजनीति कुछ भी संभव हो। उद्धव ठाकरे तो और नरेंद्र मोदी के संबंध तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं। मैं आपको रोकना चाहती हूँ, आपकी आवाज सही से आ नहीं पा रही नीरज। जैसे ये दूर होता है मैं आपका रुख फिर से करूंगी, लेकिन देखिए बड़ी खबर यही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो फंसा हुआ पेच है उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि महाराष्ट्र में भी फॉर्मूला तय हो सके। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर बड़ी खबर है कि आज शाम तक सीट शेयरिंग का ऐलान संभव है। दिल्ली और गुजरात की सीटों का ऐलान होगा। सूत्र जानकारी दे रहे हैं भरूच और भावनगर में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। दिल्ली में 4-3 का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है और जल्द ही इसे लेकर ऐलान आज शाम तक संभव। जैनेंद्र, तो दिल्ली और गुजरात बन गई है बात? बिल्कुल, देखिए दोपहर में हमने ये खबर दी थी दोनों पार्टियों के टॉप सोर्सेज से बात करके कि शाम को गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। अब शाम हो गई है, लेकिन अब तक जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका समय और उसका समय और उसकी जगह तय नहीं हुई है और उसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी गई है। हालांकि अभी भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से यह बताया जा रहा है कि सीटों को लेकर बात बन गई है। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 पर कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस जो है वो उत्तर पूर्वी और इसके अलावा चांदनी चौक और उत्तर दक्षिण तीन सीटों पर लड़ेगी और बची हुई 4 सीटें यानी पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, इन 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। गुजरात की 26 सीटों में से 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। भरूच और भावनगर बची हुई 24 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। गोवा में साउथ गोवा सीट जिस पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था वो वापस लेंगे अपना ऐलान और साउथ गोवा उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। चंडीगढ़ सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। ये स्वरूप है। ऐलान जो है वो आधिकारिक ऐलान का इंतजार है और उसके लिए सूचना का इंतजार है कि कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पूरी संभावना है कि आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। ठीक है। भरूच सीट कंफर्म हो गई है क्या जैनेंद्र? ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दे रही है भरूच सीट? बिल्कुल, भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर चुकी है और उस सीट पर पेच फंसा हुआ था क्योंकि उस सीट पर अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल कोशिश कर रही थी और कांग्रेस के लिए वो एक इमोशनल फैसला था। हालांकि राहुल गांधी भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर कुल मिलाकर के गठबंधन के मद्देनजर जो है, चूंकि आम आदमी पार्टी की शर्त थी, दिल्ली में गठबंधन की शर्त थी कि भरूच की सीट हम लड़ेंगे। बाद में कांग्रेस इसके लिए राजी हुई और भरूच सीट और भावनगर सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को दे दी है और आम आदमी पार्टी लेकिन एक और जानकारी मिल रही है, मैं इस पर आपसे बात करूंगी, लेकिन जानकारी पहले दर्शकों को दे दें। बड़ी खबर है कि गुजरात की भरूच सीट पर तकरार बढ़ गई है। अहमद पटेल के बेटे फैजल का यह बड़ा दावा, भरूच से हारेगी आम आदमी पार्टी। फैजल अहमद कह रहे हैं बहन मुमताज नहीं बल्कि मैं दावेदार हूं, सीट नहीं मिली तो समर्थन नहीं करेंगे। साफ तौर पर एक तरीके से इस पूरे मामले पर कैसे अभी पेच जो है वो फंसा हुआ, ये सीट अटकी हुई लटकी हुई दिखाई दे रही है। अभिषेक, अब यहां फैजल अहमद का ये बड़ा बयान कि भरूच से हारेगी आम आदमी पार्टी। बिल्कुल शिरीन, देखिए हमने आज फैजल अहमद से बात की है और उन्होंने, फैजल पटेल ने क्लियर ये बात कही हमसे कि वो जीत नहीं सकते हैं, यहाँ पर कोई चांस नहीं है, यहाँ जीतने के चांस सिर्फ मेरा है। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो लड़ना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी और मुमताज की बात हो चुकी है और मुमताज पटेल ने 10 जनवरी की डेट बताई जब ये कह दिया था कि इस सीट पर आप लड़ोगे और संगठन में मैं रहूंगी। ये सारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और ये भी कहा कि वो आला कमान के संपर्क में। देखिए अहमद पटेल की विरासत की बात करें तो उनका उसमें नाम है, वो खुलकर ये दावा कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा आशय ये है कि वो जो एक रिफ्ट है भरूच में, वो रिफ्ट साफ तौर पर दिखाई दे रही है।
ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर ये मामला और उलझ सकता है, क्योंकि फैजल अहमद की तरफ से ये कहा गया है कि चुनाव अगर आम आदमी पार्टी लड़ती है तो हारना तय है। एक और बड़ी खबर, और भरूच सीट को लेकर देखिए कांग्रेस में कंफ्यूजन किस तरीके से है। आम आदमी पार्टी को सीट नहीं देना चाहते हैं राहुल गांधी, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। अहमद पटेल की सीट कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, भरूच सीट नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने भरूच से पहले ही अपना उम्मीदवार उतारा हुआ है। तो जैनेंद्र, इसका मतलब ये लगातार इस सीट को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ है, क्लियर नहीं हो पाया अब तक। नहीं, देखिए कंफ्यूजन था, पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल साफ है, भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी का सिंबल लड़ रहा है और उम्मीदवार चैतर बसावा हैं। अहमद पटेल की चूंकि वो सीट है, मुमताज पटेल वहां से कोशिश कर रही थी, कांग्रेस भी चाहती थी कि वो सीट जो है वो कांग्रेस के पास ही रहे और खुद राहुल गांधी की यही इच्छा थी। ऐसे में इसको लेकर के फैसला थोड़ी देरी से हुआ, लेकिन अब फैसला लिया जा चुका है। और चूंकि फैसल पटेल का बयान हमने सुनवाया है, देखिए अहमद पटेल की विरासत जो है वो पार्टी मुमताज पटेल के तौर पर आइडेंटिफाई करती है, फैसल पटेल एक्टिव नहीं है। और हालांकि उनके बयान से किरकिरी जरूर होगी इस गठबंधन की, लेकिन फैसल पटेल जो है वो पार्टी में एक्टिव है। और भले एक सहमत इसको लेकर ना हो, लेकिन क्योंकि गठबंधन है तो आम आदमी पार्टी को ये सीट दे दी गई है, ये तय हो गया है। ठीक है, मैं आपके पास फिर से आऊंगी, लेकिन ये तो हमने भरूच की बात कर ली। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई भी एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के साथ रहेंगे राजा भैया। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, राज्यसभा में बीजेपी उम्मीदवार का साथ देंगे राजा भैया। एसपी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राजा भैया से समर्थन मांगा था, मुलाकातें लगातार हो रही थी, लेकिन अब खबर है कि राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन देने का आश्वासन दे दिया है। अभिषेक, क्या पूरी जानकारी इस पर, राजा भैया बीजेपी के साथ? बिल्कुल शेरिन, देखिए हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि राजा भैया फाइनली उन्होंने बीजेपी को कन्वे कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। उनके पास 2 उनके अपने विधायक हैं और सोर्सेज ये कहते हैं कि 2 और विपक्ष के विधायक उनके संपर्क में हैं, और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के पास जो 8वां उम्मीदवार है शिरीन, वहां पर उसको मदद चाहिए होगी। और राजा भैया की अहमियत ये है कि उनके घर पर न सिर्फ सपा के प्रदेश अध्यक्ष गए, बीजेपी के भी गए और उनकी सीएम योगी से भी मुलाकात हुई। पिछले 36 घंटों में लगातार मुलाकातें हुई हैं, सपा से भी, बीजेपी से भी, और फाइनली हमारी जानकारी ये कहती है कि उन्होंने बीजेपी को आश्वासन दे दिया है कि वो सपोर्ट करेंगे और बीजेपी विचार करेगी लोकसभा में दावेदारी पर। आप नजर रखिएगा, आप तीनों नजर रखिएगा हर एक खबर पर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी का केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा, 2-3 दिन में केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। सीबीआई केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। आम आदमी पार्टी पर इंडिया से अलग दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी बोली जो अपराध करेगा वो जेल जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यह बड़ा दावा कि अगले 2-3 दिन में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव है। हमारी सूचना है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। मुझे उनकी बातें सुन के हंसी आती है। वो तीनों इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं कि वो तय करते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल कब जाएंगे, संजय सिंह जेल कब जाएंगे। अब वो अरविंद केजरीवाल के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। आने वाले 3 से 4 दिन में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। अब सबको पता है कि गठबंधन फाइनल होने की कगार पे, तो इसीलिए इस प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। तो देखिए, एक तरफ तो चुनावी तैयारियां और दूसरी तरफ ये बड़ा दावा कर रही है आम आदमी पार्टी। उन्हें डर है कि अरविंद केजरीवाल अगले 2-3 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे। इस पर बात करने के लिए निधिश्री का मैं रुख कर लेती हूं। निधिश्री, आम आदमी पार्टी को डर क्यों लग रहा है बार बार कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, और अब तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन का इंतजार, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ा दावा आम आदमी पार्टी, जो कि गुरुवार को भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया और शुक्रवार को तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया है कि सोमवार तक ये गिरफ्तारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो ये कहा गया कि हमारा गठबंधन इंडिया से है, यानी इंडिया से हम अलग नहीं होने वाले। सीटों पर सहमति भी बन गई और यही वजह है कि बीजेपी हमें डरा रही है। पहले ईडी और उसके बाद अब जब ईडी गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो अब सीबीआई का सहारा लेकर सोमवार तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। और ये बड़ा दावा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि देखिए इसके सियासी मायने अलग निकालेंगे, लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे
तो लोग सड़क पर आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के न सिर्फ मुखिया है बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो पिछले साल फरवरी में ही मनीष सिसोदिया जेल गए थे, उसके बाद संजय सिंह जेल गए थे। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया जो कि अरविंद केजरीवाल, जिनको लेकर लगातार दावा करती आ रही है आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, और आज तो ये कह दिया कि 2 दिन के अंदर, और आप ये समझिए कि 7 समन दिया गया ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को और 7 का जवाब नहीं दिया गया। और ये भी दावा किया गया है कि एक और नोटिस आज तक आ सकता है और अगले 2-3 दिन में ये गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। जी बिल्कुल, पहले भी कई बार कह चुकी है आम आदमी पार्टी और एक बार फिर से ये कह रही है कि कभी भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। आप रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर, ममता सरकार पर बीजेपी ने वार किया है। संदेश खाली की घटना को लेकर हमला बोला है कि आज बंगभूमि प्रताड़ित है। ममता सरकार धमका रही है, एसआईटी महिलाओं पर दबाव बना रही है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति है। तो ये बड़ी खबर, संदेश खाली की घटना को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है ममता सरकार पर। और अब तो ये बड़ा आरोप किस धमकाने का काम किया जा रहा है। श्रीनिवास इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। श्रीनिवास, एक बड़ा आरोप कि ममता सरकार लोगों को धमकाने का काम कर रही है, महिलाओं तक पर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए सिरीन, जहां तक संदेश खाली की बात है तो अगर पिछले कुछ दिनों पे हम नजर डालें तो लगातार SC/ST कमीशन हो, महिला आयोग हो, उसके बाद आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लोग भी खुद पहुंचे संदेश खाली और घर घर जाके, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पीड़ित महिलाएं हैं, उनसे इंडिविजुअली भेंट की, मुलाकात की। और इस दौरान जब NHRC की टीम संदेश खाली में थी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की नेत्री लॉकेट चटर्जी संदेश खाली जाने का प्रयास कर रही थी। उन्हें जाने नहीं दिया गया, 144 का हवाला दिया, डिटेन किया गया। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, संदेश खाली की घटना को महिला सम्मान से जोड़कर बीजेपी इसको आगे लेकर जाना चाहती है। कहीं ना कहीं बात की जाती है महिला सम्मान की, और बंगाल में इसकी बहुत ही अहमियत है। आपको याद होगा कि पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कुछ ऐसा कहा, उसे महिला सम्मान की बात बना दी गई। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, अब महिला सम्मान का मुद्दा बीच में है। और आने वाले कुछ दिनों में हमलावर है ममता सरकार पर इस वक्त बीजेपी। सीधे ये आरोप लगाते हुए कि लोगों को धमका रहे हैं, महिलाओं पर दबाव बना रही है सरकार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर खबर पर बातचीत करने के लिए, हर एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।